बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन के फ़ेज़ 8 को स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि एग्जीक्यूशन का फ़ेज़ है। ऑडिट परमानेंट फ़ाइल का हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ऑडिट प्लानिंग के बारे में, जितनी ऑडिटर को प्लान करने होते हैं और प्लानिंग में उसने अपने वर्क को कैसे डिवाइड करना होता है और क्या क्या चीज़ें उसने कंसीडर करनी होती हैं, वो सारी की सारी हमने डिटेल में पढ़ी। अब जब सारा ऑडिटर ने ये प्लानिंग का फ़ेज़ कंप्लीट कर लिया है और पूरी उसकी नज़र में आ चुकी हैं चीज़ें एक डिपार्टमेंट की, एक एंटिटी की, तो अब जो है उसने जो प्लान डिज़ाइन किया है उस पर वो अमल करेगा ताकि वो अपनी ऑडिट ओपिनियन के लिए एविडेंस इकट्ठी कर सके और वो कंपनी के जितने रिकॉर्ड्स वगैरह, जितनी भी चीज़ों को वेरीफाई करेगा, उन वेरिफिकेशन से उसको सबूत मिलेंगे और वो सबूत ठीक भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। ठीक होने की सूरत में ऑडिटर अपनी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देगा, जिस पे लिखेगा कि इनके रिकॉर्ड्स वगैरह सारी कुछ अच्छे तरीके से एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन चल रही हैं। अगर कुछ वायोलेशन होती है तो फिर वो क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है। इंट्रोडक्शन। दिस चैप्टर प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर द ऑडिटर्स वर्क एट द एग्जीक्यूशन स्टेज। तो एग्जीक्यूशन वाला जो है हमें जो एग्जीक्यूशन स्टेज पे काम करेगा, ये फेज़ हमें उसमें सारी गाइडलाइन देगा। दिस स्टेज इंक्लूड्स कंप्लायंस टेस्टिंग। इसी स्टेज पे उसने कंप्लायंस चेक करनी होती है, आया कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में। और उसके बाद सब्सटेंटिव टेस्ट लगाए जाते हैं, कलेक्टिंग एंड रिव्यूइंग एविडेंस एंड मेंटेनिंग वर्किंग पेपर्स। यहाँ पे रिव्यू किए जाते हैं और ऑडिट वर्किंग पेपर्स वगैरह मेंटेन किए जाते हैं। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट द ऑडिट प्रोग्राम्स गिवन at the end of this chapter provide guidance to the field auditors for certification audit and compliance with authority audit. However, there are very few audit programs as compilation of accounts which relate specifically to the certification audit. कोई ख़ास बात नहीं है, यहाँ पे वही जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। ओवरऑल ऑडिट एग्जीक्यूशन गाइडेंस इज़ अवेलेबल इन चैप्टर फैम के चैप्टर 9 में सारी हैं गाइडेंस। द ऑडिट वर्किंग पेपर्स किट प्रोवाइड्स। जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स थे वो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगी। नंबर 1 है एविडेंस दैट ऑडिटर हैज़ कंप्लाइड विद द डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। और सेकंड नंबर पे हमें क्या देगा, ए बेसिस टू डिटरमिन। जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं उनसे हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। एविडेंस दैट ऑडिटर हैज़ कंप्लाइड विद। जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं उनसे उनका क्या क्या मकसद है, उनसे ये भी पता चलता है कि ऑडिटर ने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया है। ऑडिट वर्किंग पेपर से ही ऑडिटर की परफॉर्मेंस का पता चलेगा। फिर क्या और हमें किस तरह हेल्प करते हैं ऑडिटिंग वर्किंग पेपर्स। द बेसिस टू डिटरमिन दैट द वर्क डेलिकेटेड हैज़ बीन परफॉर्म प्रॉपरली। और ये कि जो काम ऑडिटर को दिया गया था और जो इसकी टीम को दिया गया था उन्होंने प्रॉपरली किया है। और जब उनका कोई सुपरवाइज़र या उनसे सीनियर ऑफिसर देखना चाहे कि ऑडिट टीम ने फ़लाँ डिपार्टमेंट में क्या काम किया, तो वो उनके वर्किंग पेपर्स पे ही उनकी परफॉर्मेंस देखेगा कि इन्होंने प्रॉपरली सारी चीज़ें मैनेज की, उनको चेक किया या नहीं किया। उससे फर्दर है ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स एंड आंसरिंग इंक्वायरीज। इसके अलावा जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं उन्हीं की बेस पे ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट देनी होती है और उन्हीं की बेस पे वो फर्दर इंक्वायरीज भी कर सकता है उस डिपार्टमेंट के स्टाफ से, मैनेजमेंट से। इसके अलावा असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग फ्यूचर ऑडिट्स। इसके अलावा भी जो वर्किंग पेपर्स होते हैं फ्यूचर के बारे में जो ऑडिट होते हैं
उनमें भी ये हेल्पफुल साबित होते हैं आने वाले वक्त के लिए भी। इसके बाद है दी ऑडिट टीम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एग्जीक्यूशन फेज। जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो ऑडिट टीम जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द ऑडिट टीम हैज़ ए मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस इन वर्किंग पेपर्स इंक्लूडिंग वर्क परफॉर्म्ड एंड फाइंडिंग। तो ये ऑडिट टीम का ड्यूटी है कि वो जितनी अब उनकी फाइंडिंग्स हैं, उनकी एविडेंस है, वो वर्किंग पेपर में उनको लगाए और उनको अपने वर्किंग पेपर में नोट डाउन करे कि फ़लाँ फ़लाँ हमने ऑडिट एविडेंस इकट्ठी की है, और जहाँ पे उनको कोई क्यूरी हो तो उसको भी हाईलाइट कर लें और लिख लें, जो बाद में कंफर्म होने पे ड्रॉप की जाती है, और अगर कंफर्म ना हो तो उसको फर्दर इंक्वायरी वगैरह करने के बाद हाईलाइट किया जाता है और रेज़ किया जाता है उस पॉइंट को। इसके बाद है एज नोटेड इन फैम द कंटेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ द वर्किंग पेपर्स इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑडिटर्स प्रोफिशिएंसी एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। फैम भी ये बताती है और वर्किंग पेपर से ही पता चलता है कि ऑडिटर अपने प्रोफेशनल कैरियर में या अपने प्रोफेशनल जो उसका एटीट्यूड है वो कितना प्रोफिशिएंट है, कितना उसका एक्सपीरियंस है और कितना उसका अपनी फील्ड में नॉलेज है। तो वर्किंग पेपर जितने डिटेल में, जितने टू द पॉइंट और रेलिवेंट होंगे, उतना ही उसकी एफिशिएंसी शो करेंगे। इसके अलावा सेक्शंस 9.9 टू 9.11 ऑफ फैम provides detail of the auditor's responsibility for documenting the work performed and standard for maintaining and keeping custody of the working paper। तो वर्किंग पेपर्स को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उनकी जो है कस्टडी में रखना है, और कैसे अपनी जो ऑब्जर्वेशन वगैरह उनमें वो मेंटेन करेगा, सपोर्ट करेगा अपनी ऑडिट एविडेंस को विद ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ईच ऑडिटर शुड बी फैमिलियर विद दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये बुनियादी बातें हैं, ऑडिटर कोई भी हो तो उसको अपनी ड्यूटियों का इनका पता होना चाहिए कि ये कैसे एग्जीक्यूट करनी है। द ऑडिट वर्किंग पेपर्स फाइल शुड कंटेन वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग। तो जो ऑडिट वर्किंग पेपर हैं उनमें कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि मैनेजमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट जिसका ऑडिट हो रहा है वो मैनेजमेंट देगी। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस और सिविल अकाउंट्स वगैरह भी वो देंगे और ऑडिट वर्किंग पेपर में ये चीज़ें लगेंगी। इसके अलावा और है एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट। अगर एक अकाउंट से पैसे निकाल के दूसरे अकाउंट में कंज्यूम किए जाते हैं विद प्रॉपर अथॉरिटी तो उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनी इंटर गवर्नमेंट अकाउंट्स फॉर एलिमिनेशन। अगर कोई इंटरनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे एक अकाउंट डिमिनिश हुआ दूसरे का राइज हुआ है, तो इस तरह की भी ट्रांजैक्शन है वो भी वर्किंग पेपर में लगेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, बिल, वाउचर्स, अदर डॉक्यूमेंट्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ऑडिट रिकॉर्ड। इसके अलावा कोई ज़रूरी मालूमात, डॉक्यूमेंट्स जिनमें कोई अगर कोई गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है या उस डिपार्टमेंट ने, या इसके अलावा कोई बड़े बिल्स हैं, वाउचर्स हैं जो बड़ी अमाउंट वाले हों, डॉक्यूमेंट्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ऑडिट रिकॉर्ड। और भी इसके अलावा कोई जो उस ऑडिटर की रिपोर्ट को प्रूव करने के लिए एज एविडेंस वर्क करते हों तो वो भी साथ अटैच करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी पॉइंट। इन एडिशन द ऑडिट टीम शुड मेंटेन डिटेल्ड मिनट्स ऑफ ऑल द मीटिंग्स। इसके अलावा जो ऑडिट टीम है अपना जो मैनेजमेंट के या उस ऑडिटी डिपार्टमेंट के स्टाफ के साथ या कोई और उनके डायरेक्टर के साथ, किसी के साथ भी मीटिंग होती है तो उनकी वो रिकॉर्ड करेंगे अपनी मिनट्स ऑफ द मीटिंग विद द ऑडिटी रिप्रेजेंटेटिव, या कोई उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेटिव डिटेल की हो जिनसे कुछ मालूमात अगर उनको चाहिए तो वो मिल सकती हो। विच शुड बी प्लेस्ड इन द ऑडिट वर्किंग पेपर। और ये सारी चीज़ें जो हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स में लगानी होती हैं। इसके अलावा इट नीड्स टू बी हाईलाइटेड दैट द ऑडिट स्ट्रेटजी एंड मेथोडोलॉजी रिकमेंडेड अंडर फैम प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूड क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू ऑल द फेजेस ऑफ ऑडिट।
अब ये कि फैम की ये रिक्वायरमेंट है और उसका मकसद है जितनी गाइडलाइन दी जा रही हैं ऑडिटर को कि क्वालिटी एश्योरेंस कंफर्म की जाए। अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट द प्रोसेस, कि जब ऑडिटर किसी डिपार्टमेंट का ऑडिट करने का प्लान करता है तो वहीं से ऑडिटर का काम स्टार्ट हो जाता है। फिर जो वो परमानेंट फाइल मेंटेन करता है, फिर उसके बाद ऑडिट प्लानिंग करता है, फिर ऑडिट एग्जीक्यूशन करता है। तो ऑल स्टेप्स में उसको अपने क्वालिटी ऑफ वर्क को अच्छे तरीके से प्लान करके और विद फुल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स काम करना होता है, ताकि बाद में किसी भी वक्त वो अगर देखा जाए तो उसके पता चले कि इसने प्रोफेशनल अंदाज से ऑडिट किया था। तो अगर इस तरीके से ऑडिटर जो फैम में गाइडलाइन दी गई हैं ऑडिटर को, वो सारी की सारी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करता है, तो ऑडिटर जो है अच्छा ऑडिट करता है और उसकी ओपिनियन की वैलिडिटी और अथेंटिसिटी भी ज़्यादा होती है। वाइल रिव्यूइंग द एग्जीक्यूशन फेज़, यहाँ से है, while reviewing the execution phase, the functionaries entrusted with the quality assurance of audit should ensure that the various steps recommended in these guidelines and respective forms have been completely followed in all respect। तो वही बात है कि जो इन्होंने जो ऑडिट एश्योरेंस को, क्वालिटी एश्योरेंस को कंफर्म कर रहा होगा या जो इसकी ज़िम्मेदारी होगी, वो देखेगा कि जो ऑडिटर हैं उन्होंने फैम मैनुअल में जितनी गाइडलाइन दी गई हैं, जितने फॉर्म्स रिकमेंड किए हुए हैं कि उनको भी फिल करना है, उनको उनके ऊपर मालूमात सारी नोट डाउन करनी है, तो आया कि वो ऑडिटर उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद है फॉर्म्स एंड स्केड्यूल्स फॉर ऑडिट एग्जीक्यूशन फेज़। जब ऑडिट एग्जीक्यूट हो रहा है, कुछ फॉर्म्स वगैरह यूज़ होते हैं जिनको अगर ऑडिटर उन पे वर्किंग कर ले, उन फॉर्म्स को फिल करने के लिए जितना इनपुट वो इकट्ठा करेगा, तो वो जितनी एफ़र्ट करेगा उसके वही एफ़र्ट जो है एक बड़ी कोहेरेंट नेचर की बनेगी। और अगर उन पे स्टेप्स को वो सबको फॉलो करेगा तो अल्टीमेटली उसका जो वर्किंग स्टाइल है वो ऐसा बन जाएगा कि क्वालिटी एश्योरेंस कंफर्म भी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे उसकी जो रिपोर्ट होगी वो भी विद प्रॉपर एविडेंस सपोर्टेड होगी। तो कौन कौन से फॉर्म्स हैं जो ऑडिटर को फिल अप करने होते हैं, जिन पे वर्किंग करनी होती है? टाइटल्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स स्पेसिफाइड इन द वर्किंग पेपर्स किट आर लिस्टेड बिलो। तो ये वो फॉर्म्स हैं। पहला है समरी ऑफ एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म्ड। तो समरी है यहाँ पे, ये माइंड में रखें, ये समरी की बात कर रहा है कि जितने एनालिटिकल रिव्यू अप्लाई करता है ऑडिटर, उनकी एक समरी बनाएगा और वो समरी के लिए भी एक फॉर्म है। तो वो उस पे समरी सारी की सारी डिटेल लिखेगा कि एनालिटिकल प्रोसीजर कौन कौन से कहाँ कहाँ पे अप्लाई किए और उनसे उसको आउटपुट क्या मिला। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल्स ऑफ एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म। इसके अलावा एक और फॉर्म होगा जिसमें वो डिटेल में लिखेगा जो एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर उसने अप्लाई किए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीटेड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। और इंटरनल कंट्रोल पे जो है वो क्वेश्चनर जो एक फ़िल करवाएगा, तो वो भी एक फॉर्म है और उसको भी फिल अप करेगा और कंप्लीट लिखेगा उसके बारे में कि कैसे उसने मालूमात कहाँ से कितनी कौन कौन सी मालूमात ली। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल डेविएशन फॉर्म। एक ऐसा फॉर्म है जिसमें वो इंटरनल कंट्रोल जो मौजूद होना चाहिए उससे जितनी डेविएशंस की गई हैं, सिर्फ वीकनेस जो उसने मालूम की हैं वो उनको पिन पॉइंट करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल डेविएशन समरी। इसके अलावा ये जो एक तो फॉर्म फिल करेगा, इसके अलावा एक समरी भी लिखेगा ओवरऑल उसने कितनी डेविएशंस पाई और डेविएशंस की नेचर क्या है, उनका नेक्स्ट फर्दर इम्पैक्ट क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लायंस समरी। ये भी एक फॉर्म फिल करेगा जिसमें वो ये देखेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है कितना उनको कंप्लाई विद किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। जो अकाउंट्स के अमाउंट्स हैं, डिजिट्स हैं जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई हैं, उन पे वो जितने सब्सटेंटिव टेस्ट लगाएगा तो उन एस्टिमेट के बारे में बताएगा कि ये एस्टिमेट ठीक थे या गलत थे। एरर्स इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में कहीं एरर वगैरह थी तो वो भी एक अलग से फॉर्म फिल करेगा जिसमें वो पिन हाईलाइट करेगा। सब्सटेंटिव टेस्ट सैम्पल समरी फॉर ईच ऑडिट प्रोग्राम।
फिर जो ऑडिटर जो होता है सारे की सारी चीज़ों का ऑडिट नहीं कर पाता, बल्कि वो सैंपल लेता है। तो जो सैंपल वो लेगा सब्सटेंटिव टेस्ट के लिए, और जब उनको वेरीफाई करेगा तो वो एक अलग से फॉर्म फिल करेगा जिसको सब्सटेंटिव टेस्ट सैंपल समरी फॉर ईच ऑडिट प्रोग्राम, हर ऑडिट प्रोग्राम के बारे में वो बताएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ हाई वैल्यू की आइटम्स। इसके अलावा एक तो होता है ना कि सैंपल ले और उसका सब्सटेंटिव टेस्ट अप्लाई करे। इसके बाद जो बड़ी अमाउंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन होती हैं, मिलियन बिलियन में होती है, तो उन सब को हाई वैल्यू की जितनी भी ट्रांजैक्शन हो उनको चेक करेगा और उनके लिए अलग अलग से सब्सटेंटिव फॉर्म बनाएगा कि सब्सटेंटिव टेस्ट इस पे लगाए और उसने क्या ऑब्जर्वेशन उसमें ऑब्ज़र्व की। डिटेल्स ऑफ एरर्स इन सैंपल, हाई वैल्यू आइटम्स एंड की आइटम। तो की आइटम्स और हाई वैल्यू आइटम्स जो होंगे उनमें अगर कोई डेविएशन उसने पाई हैं या सैंपल जो उसने लिए थे उनको टेस्ट अप्लाई किए तो उसने क्या उससे फाइंडिंग्स हासिल की। इसके अलावा जब ऑडिटर अपना ऑडिट काम ख़त्म कर लेता है तो जब जाते हुए को फिर वो मुलाकात करके कुछ इंटरव्यू करता है, तो उस पर भी वो अपने फीडबैक लिखता है कि उसने क्या क्या डिस्कशन की और उससे उसको अपनी जो उसकी रिपोर्ट बनी थी, उसकी ओपिनियन जो थी वो ठीक थी, उसकी सपोर्टिव में कुछ एविडेंस मिली है तो वो भी उसको नोट डाउन कर लेगा। इसके बाद है द फॉलोइंग पैराग्राफ प्रोवाइड जनरल गाइडेंस फॉर यूजिंग द अबव मेंशन फॉर्म। तो जितने हमने ऊपर फॉर्म पढ़े हैं ये फर्दर वन बाय वन आते भी जाएंगे, हमने उनको डिस्कस कर भी लिया है लेकिन फर्दर थोड़ा सा देख भी लेंगे। इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग इन दीज फॉर्म्स आर कंटेन्ड इन द ऑडिट वर्किंग पेपर्स किट विद द ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। समरी ऑफ एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म्ड, जिसमें वो एनालिटिकल रिव्यू जो उसने अप्लाई किया उसमें समरी लिखेगा। दिस फॉर्म इज़ यूज्ड टू समराइज द एनालिटिकल प्रोसीजर दैट वर परफॉर्म। The auditor should note the procedure that were performed and cross-refer each procedure to the working paper that provides the details of the test. Details of analytical review procedure performed form. ये तो समरी थी, अब डिटेल में भी वो नोट डाउन करेगा। डिटेल्स ऑफ ईच एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर कंडक्टेड बाय द ऑडिट टीम इंक्लूडिंग टाइप ऑफ टेस्ट, डाटा यूज्ड, कैलकुलेशंस परफॉर्म्ड, रिजल्ट्स एंड ऑडिटर्स कंक्लूजन आर डॉक्यूमेंटेड ऑन दिस फॉर्म। तो डिटेल में जितनी एनालिटिकल रिव्यू वो करेगा उस पर सारी फाइंडिंग्स इस फॉर्म पे नोट डाउन कर लेगा। इसके अलावा है कंप्लीटेड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, ICQ भी इसको कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। तो इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए वो क्वेश्चनर जो तैयार करता है और फिल अप करता है, तो उस बेस पे भी एक फॉर्म अपना फिल करेगा जिसमें अपनी वो मालूमात लिखेगा कि उसने कौन कौन से फॉर्म, कौन कौन सी मालूमात किस किस इंडिविजुअल या रैप से ली। द ऑडिटर मस्ट टेस्ट द कंट्रोल environment to determine whether the system of internal control on which the audit team intends to rely is actually working effectively. This is done by following the detailed guidance provided in the internal control questionnaire for different aspects of the audit. The auditor will select the ICQs that are to be used in this audit and tick them off on the checklist provided. The auditor does not have to apply all the possible internal control questionnaire in every audit. तो एक दफ़ा उसने जब इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए क्वेश्चनर बना लिया तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी वही काम आता रहे और बार बार उसको इस पर प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। और ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग है तो ऑडिटर उनके काम पे रिलाई कर सकता है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम पे रिलाई कम से कम करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है इस मकसद के लिए और इसी बेस पे वो ये फॉर्म फिल करेगा। इसके अलावा द की इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन टू बी कंसिडर्ड फॉर फेडरल ऑडिट और एज फॉलो। तो क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में? एम्प्लॉयर रिलेटेड एक्सपेंडिचर,
कि एम्प्लॉई के रिलेटेड जितने एक्सपेंडिचर हैं उनके बारे में सवाल जवाब करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में सवाल करेगा, जितनी रिसीट्स हुई या उस डिपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैश के बारे में सवाल जवाब होना चाहिए, मेजर एसेट्स हैं उनके ऊपर भी वर्किंग होनी चाहिए, स्टोर्स एंड इन्वेंट्री पे भी वर्किंग और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन जो है डेवलप करने चाहिए, बजटिंग एंड एक्सपेंडिचर्स के एरिया को भी देखना चाहिए, और ग्रांट एंड एड अगर कोई एड वगैरह मिली तो उस पर भी फर्दर सवाल जवाब के कहाँ से आई, किधर इस्तेमाल हुई, ये सारा कुछ वर्किंग करना चाहिए। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल डेविएशन फॉर्म, ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें ऑडिटर ने लिखना होता है कि अगर जब उसने ICQs रेज़ किए, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है, तो उसने कौन कौन सी इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस पाई, वो वीकनेसेस को इस फॉर्म पे हाईलाइट करेगा। रीडिंग करते हैं। वाइल वर्किंग through the ICQs, the auditor should identify deviations from the prescribed internal controls in the operations of the audited entity. The auditor will document each individual deviation and its potential impact on the entity's financial statements on this form. तो ये भी लिखेगा कि कोई अगर डेविएशन हुई तो फ्यूचर में इस डेविएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है बिजनेस के फिनेंशियल स्टेटमेंट में, आया कि उससे लॉस होने के चांसेस तो नहीं है, अगर हैं तो किस नौयत के, तो ये भी हाईलाइट करेगा ऑडिटर। देयर शुड बी वन फॉर्म फॉर ईच डेविएशन एनकाउंटर, जो भी डेविएशन उसको पता चलेगी उसके लिए एक अलग से फॉर्म रेज करेगा। वेयर द ऑपरेशंस ऑफ द ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन आर डिसेंट्रलाइज्ड, अगर उस डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड जो हैं डिसेंट्रलाइज्ड हैं, एक डिपार्टमेंट का ऑफिस कहीं है, दूसरा कहीं और है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू असेस विच वीकनेसेस आर ड्यू टू स्कैटर्ड नेचर ऑफ द डिपार्टमेंट पॉलिसी वीकनेसेस एंड विच आर ड्यू to the inadequate application of these internal control systems and policies within the decentralized site being audited। तो फिर उसने जो decentralized offices जो भी देखे होंगे जिनका ऑडिट करेगा, वो देखेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रहा, अगर कहीं पे वीकनेस है तो किस वजह से है, तो उसकी नौयत वगैरह को भी देखेगा। और ये भी देखेगा कि अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर या एक ब्रांच या एक ऑफिस के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, दूसरे में वीक है, तो वीक होने की वजह क्या है, और उस पर पोटेंशियल इम्पैक्ट तो नहीं किसी फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। यहाँ पे ये हमारा लेसन अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, बस एक पार्ट इसका और रहता है एग्जीक्यूशन का, वो पढ़ेंगे, और उसके बाद रिपोर्टिंग, और ये हमारा सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन का सारा प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।